चलिए दोस्तों, अगले क्लास में हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 2 तक पूरी तरह समाप्त कर दिया। अगर आप नहीं देखें वो वीडियो जाकर आप देख सकते हैं। चलिए आज मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 3 की शुरुआत करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है अध्यक्ष आत्मक सरकार का सर्वे सर्वा कौन होता। बात की जाए लोकतंत्र दो प्रकार के होते हैं। बात किया जाए लोकतंत्र की तो लोकतंत्र दो प्रकार के होते हैं। एक होता है संसद आत्मक प्रणाली, दूसरा होता है अध्यक्ष आत्मक प्रणाली। तो संसद आत्मक प्रणाली का सर्वे सर्वा प्रधानमंत्री होते हैं, जबकि अध्यक्ष आत्मक सरकार का सर्वे सर्वा कौन होता है तो राष्ट्रपति होता है। तो ध्यान में रखिएगा, लोकतंत्र दो प्रकार के होते हैं, एक संसद आत्मक, दूसरा अध्यक्ष आत्मक। तो अध्यक्ष आत्मक सरकार का सर्वे सर्वा कौन होता है तो राष्ट्रपति होता है। इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बुद्ध शब्द का तात्पर्य होता है। बुद्ध की बात करें, बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान प्राप्त करना। तो इसका आंसर हो जाएगा एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति। इसका आंसर हो जाएगा सी, एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति। बुद्ध की बात करें, बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था 563 ईसा पूर्व में, 563 ईसा पूर्व में। और इसका निधन हुआ था कुशीनारा देवरिया उत्तर प्रदेश में 483 ईसा पूर्व में। ये दोनों क्वेश्चन पूछा गया है, मैंने बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा देश पाक जल डमरू से जुड़े हुए हैं। तो बात किया जाए भारत और श्रीलंका, भारत और श्रीलंका पाक जल डमरू मत से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। और भारत और श्रीलंका की बात करें तो भारत और श्रीलंका मन्नार की खाड़ी से भी जुड़े हैं। तो पूछा जाता है क्वेश्चन कि मन्नार की खाड़ी से कौन जुड़े हैं तो भारत और श्रीलंका। ठीक है, दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा। एक क्वेश्चन तो है कौन सा देश पाक जल मत से जुड़े रहते हैं तो भारत और श्रीलंका। और इसी में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मन्नार की खाड़ी से कौन दो देश जुड़े रहते हैं तो भारत और श्रीलंका। उसका भी आंसर भारत और श्रीलंका हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहा जा रहा है भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया। मतलब कहने का मतलब हुआ जो भारत की तिरंगा झंडा है इसे कब संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया, अपनाया गया। तो बात किया जाए 22 जुलाई 1947 ईस्वी को भारत के राष्ट्रीय तिरंगा झंडा को संविधान सभा द्वारा अंगीकार किया गया, मतलब अपना लिया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 को तिरंगा झंडा को अपना लिया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। कहा जा रहा है भारत की सबसे बड़ी सुरंग बनिहाल सुरंग किस राज्य में है। बनिहाल सुरंग की बात करें, ये जम्मू कश्मीर राज्य में है। किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर राज्य में अवस्थित। बनिहाल सुरंग को भी और कई नाम से जानते हैं। बनिहाल सुरंग की बात करें, बनिहाल सुरंग को पीर पंजाल सुरंग के भी नाम से जाना जाता है। तो इसका तो अभी आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। तो भारत की सबसे बड़ी सुरंग बनिहाल सुरंग किस राज्य में है? जम्मू और कश्मीर में। यहाँ पर एक क्वेश्चन और सुन लीजिए। अगर आपसे पूछा जाएगा कि सबसे बड़ा सड़क सुरंग कौन सा है तो याद रखेंगे चेनारी नासरी, वो भी जम्मू कश्मीर है। पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा सड़क सुरंग कौन है तो चेनारी नासरी कहाँ है तो जम्मू कश्मीर में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग किस राज्य में स्थित है। जोग की बात करें, ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। जोग जलप्रपात शरावती नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर? शरावती नदी पर स्थित है। जो जलप्रपात को महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। कहा जा रहा है हेवी व्हीकल्स फैक्ट्री स्थित है। हेवी व्हीकल्स फैक्ट्री कहाँ स्थित है? इसकी बात किया जाए, ये तमिलनाडु के अबाडी में स्थित है। इसका आंसर याद रखिएगा अबाडी। कुछ क्वेश्चन याद भी रखने वाला है। चलिए ये क्वेश्चन समझने वाला, समझिए। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य
पहले नेफा के रूप में जाना जाता है, नेफा के नाम से जाना जाता था। देखिए भारत के सबसे पूर्व में एक राज्य है, उस राज्य का नाम है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच विवाद का केंद्र है स्थान को लेकर। 1962 ईस्वी में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था, उस समय की घटना है। उस समय अरुणाचल प्रदेश को नेफा के नाम से जाना जाता था, वर्तमान समय में तो अरुणाचल प्रदेश राज्य के नाम से जाना जाता है। नेफा की बात करें, नेफा अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम था, लेकिन वर्तमान नाम है अरुणाचल प्रदेश। तो नेफा के रूप में किसे जानते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश को याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसका फुल फॉर्म भी ध्यान में रखिएगा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। नेफा का फुल फॉर्म भी पूछा गया है, तो आप फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा गया है, याद रखिएगा। इसका होता है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व बैंक, जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्रचना और विकास बैंक के भी नाम से जाना जाता है, इसकी बात करें तो हमसे पूछा जा रहा है विश्व बैंक कहाँ स्थित है, तो विश्व बैंक वाशिंगटन डीसी में स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा वाशिंगटन डीसी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ चलिए, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। आपसे पूछा जा रहा है राष्ट्रीय आहार संस्था कहाँ स्थित है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, लेकिन यहाँ पर आहार नहीं देकर दूसरा नाम दिया गया, दोनों सेम ही बात है। आपसे अगर पूछे राष्ट्रीय आहार संस्थान या पूछे राष्ट्रीय पोषण संस्थान, दोनों सेम ही है। राष्ट्रीय आहार संस्था या राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है, तो हैदराबाद में, याद रखिएगा। दोनों संस्थान एक का ही नाम है, एक ही नाम है, उसको याद रखिएगा। बस पूछने बढ़िया घुमा के पूछा जाता, तो याद रखिएगा राष्ट्रीय आहार संस्थान कहाँ है, तो हैदराबाद। अगला क्वेश्चन है बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। चलिए ये क्वेश्चन अच्छा है, 11 नंबर का। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा। अगर आप थोड़ा सा पढ़े होंगे तो, नहीं पढ़े तो ध्यान दीजिए, हम थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं आपका, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। भारत में एक गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात करें, लॉर्ड कॉर्नवालिस का शासनकाल था 1786 से लेकर 1793 ईस्वी तक। 1786 से लेकर 1793 ईस्वी तक भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अपने अंतिम शासनकाल के दौरान 1793 ईस्वी में बिहार, बंगाल, उड़ीसा के क्षेत्र में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था। अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया था, 1793 ईस्वी में। तो इसका ये आंसर याद हो जाएगा 1793 में। बार बार यही क्वेश्चन पूछा गया, इसको याद रखिएगा। 1793 में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया, किस गवर्नर जनरल के काल में, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। चलिए आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा डिफाइन नहीं करेंगे, क्या कि उतना डीप में एग्जाम में नहीं पूछा जाता, इस एग्जाम में उतना डीप में नहीं पूछा जाता, ठीक है। फिर भी थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देंगे, ताकि थोड़ा आगे पीछे भी अगर क्वेश्चन पूछे तो आपसे बन जाए। चलिए अगला क्वेश्चन, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। बात किया जाए मध्य प्रदेश राज्य की, तो मध्य प्रदेश राज्य में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान है, कम से कम 11 राष्ट्रीय उद्यान है। यानी सब भारत के 28 राज्यों में किस राज्य में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलता है, तो मध्य प्रदेश राज्य में। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 11 है, जिसमें कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भी मध्य प्रदेश राज्य में। इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश राज्य। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या करता। चलिए, अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण कब किया। अलेक्जेंडर को ही सिकंदर के भी नाम से जानते हैं, सिकंदर महान के नाम से जानते हैं। सिकंदर महान की बात करें, सिकंदर महान का जन्म हुआ था 356 ईसा पूर्व में, 356 BC में, मतलब ईसा पूर्व में इसका जन्म हुआ था। और इसने भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाई और भारत के हिंदू कुश पर्वत को पार कर भारत में प्रवेश कर भारत पर आक्रमण किया और 326 ईस्वी में अपन आक्रमण करने में सफल रहा। तो अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण कब किया था, तो 326 ईसा
पूर्व में, और इसके 3 साल के बाद 323 ईसा पूर्व में 323 ईसा पूर्व में इसका निधन हुआ था। कहाँ हुआ था ये पूछा गया, तो इसका निधन हुआ था बेबीलोन में। तो याद रखिएगा सिकंदर महान का निधन कहाँ हुआ था, तो बेबीलोन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होगा 14 नंबर। देखिए भारत द्वारा संचालित प्रथम बैंक कौन था, तो भारत के द्वारा संचालित प्रथम बैंक था पीएनबी, मतलब पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक की बात करें, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुआ था 1894 ईस्वी में। इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ 15 नंबर, बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। बात किया जाए कर्नाटक राज्य की, तो कर्नाटक राज्य में नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान है। तो पूछा गया है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो कर्नाटक में। साथ ही साथ बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में है, तो ये भी कर्नाटक, दोनों कर्नाटक में है। तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में है, तो कर्नाटक में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 1906 ईस्वी में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। बात किया जाए दादा भाई नौरोजी की, दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने थे। कब कब ध्यान दीजिएगा, 1886 ईस्वी में, 1886 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे कोलकाता अधिवेशन के। ठीक है। दूसरी बार दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे 1893 ईस्वी में लाहौर में। कहाँ बने थे, लाहौर में। और तीसरी बार दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के अधिवेशन किए थे 1906 ईस्वी में कोलकाता में। इसमें भी कोलकाता, इसमें लाहौर, इसमें कोलकाता। तो ध्यान दीजिएगा 1906 ईस्वी में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, दादा भाई नौरोजी। और इसी अधिवेशन में 1906 के कोलकाता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के द्वारा पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। तो दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किए थे, तो 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। तो इसका आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। आगे बढ़ते हैं। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के प्रावधानों को निरस्त किया जो मूलभूत अधिकारों पर निदेश सिद्धांत की प्रभुत्ता को मंजूर करता है। तो इसका आंसर याद रखिएगा मिनवर्स मिल केस, मिनवर्स मिल्स केस के द्वारा ये बात कही गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है संविधान के अनुसार एक राष्ट्रीय आपातकाल ऑपरेशन डैश तक रह सकता। बात किया जाए राष्ट्रीय आपातकाल की, तो ध्यान दीजिएगा राष्ट्रीय आपातकाल के विषय में। राष्ट्रीय आपातकाल हो या वित्तीय आपातकाल हो या राष्ट्रपति शासन हो, ये तीनों आपातकाल राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है, लेकिन संसद की स्वीकृति आवश्यक होती है। अगर संसद स्वीकृति देते हैं, अनुमोदित करते हैं, तो इसे आगे 6 महीना तक लागू किया जाता है। अगर संसद 6 महीना पर अगर स्वीकृति देते रहते हैं तो ये अनिश्चित समय तक लागू हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनिश्चित समय तक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर का मैथ का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। बनाते हैं, देखते हैं क्या होता। देखिए कहता 2 संख्या का योग और उनका अंतर 8 गुना के बराबर है। मतलब एक है 1 तो इसका है 8 गुना। अब हमसे संख्या पूछता है, मतलब ए प्लस बी का योग है और ये ए माइनस बी का योग है। मतलब 2 संख्या का योग और 2 संख्या का अंतर है। जब ऐसा सवाल है ना, अगर हमसे संख्या पूछे तो बड़ा वाला संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के और 2 से भाग देंगे। 8 1 9, 9/2 बड़ी संख्या निकल गया। अब छोटी संख्या निकालना है तो घटा के और 2 से भाग कर देंगे। 8 में से गया 7/2, ये रेशियो में कट जाएगा 9:7। आंसर हो जाएगा 9:7। समझ गए तो ठीक है, नहीं समझे हैं तो कमेंट कीजिएगा, तो हम कुछ ना कुछ उपाय जरूर निकालेंगे बेहतर वे में बताने का। कमेंट्स करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। बात किया जाए लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे जे.बी. मावलंकर। जे.बी. मावलंकर की बात करें तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, लेकिन वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला। ठीक है, याद रखिएगा वर्तमान में ओम बिरला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस सेट में हाँ ये क्वेश्चन है,
ध्यान दीजिएगा। बात किया जाए स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंध है। बात किया जाए फ्रांस में 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई। फ्रांस के क्रांति के समय लुई 16वां यहाँ के राजा थे। इसी के शासनकाल में फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुआ और इस फ्रांस की क्रांति में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की नारा दिया गया। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्वता की नारा फ्रांस की क्रांति के दौरान दी गई और इसी फ्रांस की क्रांति से भारतीय संविधान के प्रस्तावना में इन 3 शब्द को जोड़ा गया है। तो भारतीय संविधान के प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व कहाँ से लिया गया है, तो याद रखिएगा फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। तो अभी क्वेश्चन है स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंध है, तो फ्रांस की क्रांति से। किससे? फ्रांस की क्रांति से। तो याद रखिएगा किससे संबंधित है, तो फ्रांस के क्रांति से। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 ईस्वी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहा जा रहा है खेतरी किसके लिए प्रसिद्ध है। बात किया जाए खेतरी राजस्थान में स्थित है। खेतरी कहाँ है? राजस्थान में स्थित है और ये तांबा के लिए प्रसिद्ध है। तो आंसर हो जाएगा तांबा के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। डोल ड्रम क्या है? डोल ड्रम की बात करें, डोल ड्रम भूमध्य रेखा के आसपास अल्प दाब वाला मतलब न्यूनतम दाब का क्षेत्र जहां बहुत कम हवा तथा समुद्र है। इसका आंसर हो जाएगा बी। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, इसमें समझने वाला कुछ नहीं है। ये सब क्वेश्चन रिपीट करवाएंगे, क्या कि यही सब क्वेश्चन एक आध गो, 2 गो, 5 गो बना लीजिएगा तो रिजल्ट हो जाएगा। इसी सब क्वेश्चन पर फोकस करना है, तो सब याद रखने वाला है, उसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ, इसमें थोड़ा समझने वाला, इसको समझ लीजिए। देखिए, हमसे पूछा गया लोकसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होता है। लोकसभा और विधानसभा, समझिएगा, सुनिएगा लेक्चर। लोकसभा और विधानसभा की बात किया जाए, इसके निर्वाचन के लिए आयु सीमा, न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष होता, कोई दिक्कत नहीं। बात किया जाए 35 वर्ष की, तो राष्ट्रपति हो गया और उपराष्ट्रपति हो गया। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु सीमा होता 35 वर्ष। निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष। 30 वर्ष की बात करें तो राज्यसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु सीमा होता है 30 वर्ष राज्यसभा के लिए, ठीक है ना। अब 21 वर्ष की बात करें, मुखिया हो गया, सरपंच हो गया, पंचायती राज हो गया, इसके अंतर्गत जो चुनाव होते हैं उसके लिए 21 वर्ष निर्धारण किया। कितने वर्ष? 21 वर्ष मुखिया सब के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनकिलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इनकिलाब जिंदाबाद के नारा सरदार भगत सिंह के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? सरदार भगत सिंह के द्वारा दिया गया। सुभाष चंद्र बोस की बात किया तो सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिल्ली चलो का नारा दिया गया था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस। और इसके द्वारा एक और नारा दिया गया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये भी नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रति वर्ष भारत में वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने की तिथि है। प्रति वर्ष वित्तीय वर्ष कब प्रारंभ होता है? तो 1 अप्रैल को। याद रखिएगा 1 अप्रैल को। एक क्वेश्चन है, चीनी यात्री हेनसोंग निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में भारत की यात्रा किया? हेनसोंग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत की यात्रा किए थे, याद रखिएगा। और नहीं, इसमें चंद्रगुप्त द्वितीय, यहाँ ध्यान रखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फायान भारत आए थे। फायान भी चीनी यात्री था और हेनसोंग भी चीनी यात्री था। हेनसोंग हर्षवर्धन के शासनकाल में, जबकि फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आए थे भारत। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा बैंक पहले इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था? बात किया जाए इंपीरियल बैंक। इंपीरियल बैंक की स्थापना 1921 ईस्वी में, इंपीरियल बैंक की स्थापना 1921 ईस्वी में किया गया। इसी इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किया गया 1 जुलाई 1955 को। 1 जुलाई 1955 ईस्वी को इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। तो आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास कौन सा है? प्रेमचंद की बात किया जाए, प्रेमचंद के द्वारा लिखित उपन्यास है
प्रेमाश्रय, रंगभूमि और गोदना। प्रेमाश्रय, रंगभूमि, गोदना ये प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास है। इसका आंसर हो जाएगा 1, 3, 4। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन, चलिए अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, इस क्वेश्चन को आप याद ही रखिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये इस सेट में बात किया जाए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही हमको देखने को मिला। ध्यान दीजिएगा, कहता है किस यात्री ने पटना को मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर तथा उत्तर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बताया? तेवनियर। इसका याद रखिएगा, इसको याद ही रखिएगा। पूछा नहीं गया है लेकिन पूछने की ज़्यादा संभावना है। चलिए आपसे पूछा जा रहा है, बुद्ध परिक्रमा के अंतर्गत राजगीर को गया से तथा वैशाली को केसरिया से जोड़ने के लिए रेलवे द्वारा कौन सी रेल लाइन योजना कार्यरत है? राजगीर से तलैया और हाजीपुर से सुगौली, ये दोनों है। तो याद रखिएगा सी नंबर, आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। बिहार में कृषि विश्वविद्यालय स्थापित है। कृषि विश्वविद्यालय की बात करें समस्तीपुर के पूसा में। इसकी स्थापना 1903 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1903 ईस्वी में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विद्युत उत्पादन करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो ध्यान में याद रखिएगा, विद्युत उत्पादन के लिए कहेगा तो इसका हो जाएगा यूरेनियम। विद्युत उत्पन्न करने के लिए यूरेनियम धातु का उपयोग करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? हाइड्रोजन को जलाने से पानी मिलता है। क्या मिलेगा? पानी, वाटर। चलिए श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा किया जाता है? श्वेत प्रकाश को नली में तंतु को गर्म करके किया जाता है। किसको? तंतु को गर्म करके। इसमें से पूछा जाता है कीट भक्षी पौधा है, इसमें से कौन कीट भक्षी पौधा है? तो ड्रोसम। क्या हो जाएगा आंसर? ड्रोसम। आगे है, पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होता है? तो पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होगा? ए में दिया फूलों से, बी में दिया बीज से, सी में पत्ती, डी में फूल। इसका आंसर आप लोग बताइए। पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होता है? तो आंसर हो जाएगा बीज से। याद रखिएगा, डायरेक्ट इस क्वेश्चन को पूछा जाता है, सेम हूबहू पूछा जाता है। इसका आंसर दीजिएगा बीज। अगले क्वेश्चन, एक ही प्रकार के परमाणु निम्नलिखित में से किस में मिलता है? तो एक ही प्रकार के परमाणु प्राकृतिक तत्व में मिलता है। क्या मिलता है? प्राकृतिक तत्व में। चलिए संवहनी पौधा में पानी किसके द्वारा ऊपर चलता है? ये क्वेश्चन इजी है, सब जवाब दे दीजिएगा। जालम के द्वारा जल का परिवहन होता है, फ्लोएम द्वारा लवण, खनिज लवण, भोजन का परिवहन फ्लोएम के द्वारा, जालम के द्वारा जल। तो आंसर क्या हो जाएगा? जालम टिश्यू। चलिए ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, हम दूसरे पेज में बनाएंगे, यहाँ पर जगह नहीं बनेगा। पढ़िए, लेकिन हम बनाने का प्रयास करते हैं। कहता है 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक सम चतुर्भुज का एक आंतरिक कोण 120 है। इसके अधिक लंबाई वाले विकर्ण की लंबाई क्या होगा? हम बनाते समझिएगा, डायग्राम से ही आप समझ में आएगा। हम बना रहे डायग्राम। मान लीजिए सम चतुर्भुज है, ठीक है ना, ये सम चतुर्भुज है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, और प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर, ये भी 12 सेंटीमीटर, ये भी 12 सेंटीमीटर, ये भी 12 सेंटीमीटर, ये भी 12 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कहता है एक आंतरिक कोण 120 है, लेकिन हमें पता है सम चतुर्भुज के आंतरिक कोणों का योग होता है 360। कितना होता है? 360। इसमें से एक कोण दिया 120, मान लिया ये 120 दिया हुआ। अगर ये 120 दिया है तो ये भी 120 होगा। क्यों? क्योंकि सम चतुर्भुज के सम्मुख कोण का योग आपस में बराबर होता है, सम्मुख कोण आपस में बराबर। अगर ये 120 है तो ये भी 120 होगा। तो 120 120 240 हो गया। होता कितना? 360। 360 में से 240 ले लिया, बचा कितना? 120। अब 120 में हाफ हाफ ये बांटेगा, 60-60, मतलब 30 ये 30 ये 30 ये 30 ये। तो अब हम इस त्रिभुज में आ जाएंगे, और सबसे हमसे पूछा है तो विकर्ण की लंबाई वाले विकर्ण, मतलब सबसे अधिक विकर्ण लंबा वाला यही है, और छोटा पूछता तब यही निकालते हैं। तो बड़ा वाला पूछा तो ये निकालेंगे, इसमें खिचड़ी बन गया,
ठीक है, हम बताते हैं फिर से, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसको आराम से बना दिए, ड्रॉ कर दिए। ठीक है, तो बड़ा विकर्ण ये है, ठीक ना। अब इसको बांटे थे 30-30 में, 30-30 में। अब इसका हम निकालेंगे, ये था 12 सेंटीमीटर, प्रत्येक भुजा था 12 सेंटीमीटर। अब कोस 30 का निकालिएगा। कोस 30 बराबर होता है, मतलब कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार मेरा कौन हो गया, ये हो गया आधार। आधार को हम मान लेते हैं x, ठीक है, और कर्ण दे ले हमको 12, और यहाँ पर एंगल है 30, तो कोस 30 का मान होता है √3/2। √3/2, ये 2 से कट जाएगा 6 बार में। x का मान आ गया 6√3, 6√3, मतलब इतना दूर का आया है 6√3, फिर इतना दूर का क्या आ जाएगा 6√3, 6 12√3 हो जाएगा, 12√3। इसका आंसर हो जाएगा 12√3। तो ध्यान में रखिएगा 12√3 हो जाएगा आंसर। नहीं समझे हैं तो हमको बोलिएगा, कमेंट्स में करिएगा, हम फिर से समझाएंगे। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ना, आपके सेट में रिपीट है, मतलब आगे फिर अगर सेट आएगा ना, वहाँ पर भी ये क्वेश्चन डाला हुआ है, वहाँ पर भी हम बताएंगे। लेकिन नहीं समझिएगा तो बोलिएगा, तो कोई ना कोई उपाय निकालेंगे ताकि आपको और बेहतर वे में समझा सके। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 41 नंबर भी मैथ है, समझिएगा। जगह नहीं होने के अभाव में हम ही बेहतर वे में नहीं बता पाते हैं, ये हमको भी पता है, लेकिन बोलिएगा तो हम कुछ ना कुछ जरूर उपाय निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा, हमसे कुछ पूछा जा रहा है विषम पूर्णांक का योग। विषम मतलब 1 हो गया विषम संख्या, 3 हो गया विषम संख्या, लेकिन हम यहाँ से चालू है 12 से, तो यहाँ पर विषम संख्या हो गया 13, 15, इसी तरह डॉट डॉट जड़ जाएंगे 41 तक। विषम संख्या कितना तक हो गया, 41 तक। तो हमको योग निकालना, योग निकालने के लिए फॉर्मूला था SN बराबर n/2 इंटू प्रथम प्लस लास्ट होता। तो प्रथम दे ले 13, लास्ट दे ले 41, 13 + 41 कीजिए, 41 कीजिए, आ जाएगा आपको 54। ठीक है, 54। n जब निकालिएगा ना, 13 में से 41 घटाइएगा, 13 में से 41 का जाएगा 28 आ जाएगा। 28 में इसमें देखिए गैप कितना का, 2 का, 2 से भागा दीजिएगा। 28 में 2 से भागा देंगे तो 14 आएगा, और 1 जोड़िएगा 15। इस तरह संख्या निकलता है। संख्या कैसे निकलता है, तो लास्ट वाला में से फर्स्ट वाला को घटा देते हैं, और जितना का अंतर रहता है इसके बीच उतना से भागा देते हैं और 1 जोड़ देते हैं, तो संख्या आ जाता है। संख्या कितना आ गया, 15। ठीक है ना, n मेरा कितना आ गया, 15। ये 2 से कट जाएगा 54, 27 बार में, कितना बार में, 27 बार में। तो 15 × 27 करेंगे, 15 × 27 करेंगे, 15 × 27 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 405 आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 405। ठीक ना, आप बोलिएगा, कमेंट्स करिएगा, तो हम कुछ ना कुछ उपाय जरूर निकालेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर है 738 में कम से कम कितनी संख्या जोड़ी जाए ताकि कुल योग 59 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। तो विभाज्य होने के लिए क्या करेंगे, 59 को इतना से भागा देंगे, 59 को 738 से भागा देंगे, देंगे ना, तो अंतिम में बच जाता है शेष 30। अगर उसमें हम 29 जोड़ देते हैं तो 59 आ जाता है, हमने 59 से एक बार में लग जाएगा, मतलब छोटी पूर्ण संख्या 29 हो गया। हम क्या बताना चाहते हैं, समझे, नहीं समझे तो ध्यान दीजिए, करना कुछ नहीं, ये सवाल सिंपल है। इसको इसमें भागा दीजिएगा, भागा देने हो जाएगा, और अंतिम में 30 बचेगा, 30 बचेगा। इसमें आप क्या जोड़ेंगे कि 59 से पूर्णतः कट जाएगा। इस 4 ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन देखा पड़ रहा है 29, 29 को जोड़ने से 59 आ जाता है, जो कि एक बार में पूर्णतः ही विभाज्य हो जाएगा। तो मेरा आंसर हो जाएगा 29। नहीं बनेगा तो कहिएगा। चलिए ये क्वेश्चन देख लीजिए। एक कार 16 किलोमीटर की दूरी 30 मिनट में तय करती है, उसकी औसत गति क्या, मतलब चाल पूछा। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी देल है 16, दूरी कितना देल है 16, और समय कितना दे 30 मिनट। मिनट को घंटा में मतलब 60 से भागा देंगे, 60 ऊपर चल जाएगा। ठीक है, 30 के टेबल में 60 कट जाएगा 2 बार में, तो 16 दूना 32, चाल कितना आ गया 32। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस सवाल का कहता है महत्तम समावर्तक क्या होगा, मतलब HCF निकालना। इसका खंडन करिएगा तो आ जाएगा 4 और 3, क्या निकल जाएगा 4 और 3। इसको खंडन करिएगा आ जाएगा 5 और 3। ठीक है, अब इसको खंडन करिएगा तो आ जाएगा
9 गुना 5। अब इसको करिएगा तो 3 गुना 3 आ जाएगा, 3 गुना 3। आप देखेंगे तीनों में कॉमन क्या है, इसमें भी कॉमन 3 है, इसमें भी कॉमन 3 है, इसमें भी कॉमन 3 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। महत्तम समावर्तक कहता है शामिल छोटा घात, तो आंसर हो जाएगा 3। सिंपल है, बनाइएगा बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए, इन दोनों को जोड़िए, आ जाएगा 7.4 का स्क्वायर। कितना आ जाएगा, 7.4 का स्क्वायर। इसको घटाइए, आ जाएगा 1.2 का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर निकालिएगा, आपको आ जाएगा 54.76। इसका स्क्वायर करिएगा, इसका आ जाएगा 1.44। अब इस दोनों को घटाइएगा, घटाने के बाद आपके पास आ जाएगा 53.32। घटा के देखिएगा। निम्न में से किस देश में संवैधानिक शक्तियों का वितरण केंद्र और राज्य दोनों के बीच किया गया, तो भारत में ऐसा देखने को मिलता है। इसका आंसर हो जाएगा भारत। भारत में ही केंद्र और राज्य दोनों के बीच वितरण, शक्ति का वितरण देखने को मिलता है। भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा कौन, ओडिशा। ओडिशा में बॉक्साइट उत्पादन में भारत अग्रिम है। चलिए, ग्रैंड कैनियन क्या है, ग्रैंड कैनियन की बात करें, यह एक पुरानी तोप है। क्या हो जाएगा, एक पुरानी तोप। पनामा नहर जोड़ती है, पनामा नहर की बात करें, पनामा नहर किसको किसको जोड़ती है, तो पहला में कहता है उत्तरी अमेरिका एवं दक्षिणी अमेरिका को। देखिए, पनामा नहर की बात करें, उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से अलग करती है। पनामा नहर क्या करती है, उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से अलग करती है। लेकिन पनामा नहर जोड़ती किसको है, तो प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ने का काम करती है पनामा नहर। इसका आंसर हो जाएगा बी। अब से अभी क्वेश्चन पूछा गया है कि पनामा नहर जोड़ती है, तो पनामा नहर जोड़ती है प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से। अगर पूछता पनामा नहर किसको अलग करती है, तब मारते उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से अलग करती है। दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा। नीचे वाला है लाल सागर भूमध्य सागर। स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है, तो याद रखिएगा स्वेज नहर किसको किसको जोड़ती है, तो लाल सागर को भूमध्य सागर से। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है हिमालय का पर्वतपदीय प्रदेश किसको कहते हैं। हिमालय को 4 भागों में बांटा गया, ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, शिवालिक हिमालय और लघु हिमालय। ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, शिवालिक हिमालय और लघु हिमालय। और हिमालय के सबसे दक्षिण में स्थित है शिवालिक। कौन स्थित है, शिवालिक स्थित है। और शिवालिक की ऊंचाई तीनों हिमालय से सबसे कम होता है। इसकी ऊंचाई कम होने के कारण इसे पर्वत प्रदेश कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा शिवालिक। हिमालय का पर्वत पादीय प्रदेश है कौन, तो शिवालिक है। क्यों, इसकी ऊंचाई कम होने के कारण। चलिए इस सेट में हम 50 नंबर क्वेश्चन तक रखते हैं। अगले सेट में इससे आगे देखेंगे 51 नंबर से। कल आपको इसका वीडियो अपलोड मिल जाएगा। आप लोग थोड़ा बहुत शेयर कर दीजिएगा ताकि हम और बेहतर कर सकें। ठीक है, आज के लिए यहीं तक। धन्यवाद आप सबों का। मिलते हैं अगले वीडियो में।